राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पिछड़ी जाति के वोट बैंक साधने की कोशिश में आरोप लगाया कि बजट निर्माण में 20 अधिकारी लगे थे, लेकिन उसमें पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के केवल 2 अधिकारी थे। राहुल गांधी के इस बयान पर खूब हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल का यह बयान सुनकर 1 मिनट के लिए माथा पकड़ लिया। राहुल गांधी के ओबीसी रिजर्वेशन और गैर संवैधानिक वादे करके वोट लाने वालों के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया है। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कारण वे लगातार जाति आधारित जनगणना की बात करते रहे हैं। वे लगातार केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी की भागीदारी का भी मुद्दा उठाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा में यह बयान दिया। इन्हीं सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे ये तमाम इंडी गठबंधन के लोग जो समाज में रिजर्वेशन के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी पूरी की पूरी हेकड़ी निकलकर सामने आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपील पर सुनवाई की अनुमति दी है। बिहार राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ से संबंधित इसी तरह के कानून में अंतरिम आदेश पारित किया है। श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से इसी तरह अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक बड़ी बेंच द्वारा भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस मामले पर सितंबर में सुनवाई होगी। बता दें कि 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर बिहार आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। दरअसल साल 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन सरकार ने राज्य में जाति सर्वे कराया था। सर्वे के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार ने कानून में संशोधन किया। नए कानून के तहत अत्यंत पिछड़े वर्गों EBC के लिए मौजूदा कोटा 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। उसके साथ ही पिछड़े वर्गों OBC के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं के OBC अल्पसंख्यक अधिकार वाले नैरेटिव की कैसे हेकड़ी निकाल दी। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गहमागहमी देखने को मिली। राहुल गांधी ने जब सदन में अजीत डोभाल, अंबानी और अंडानी का नाम लिया तो लोकसभा स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए सदन की मर्यादा बनाए रखने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया देखिए। राहुल गांधी की बेतुकी बातों को सुनकर निर्मला सीतारमण ने दिया ऐसा रिएक्शन। राहुल गांधी का कहना है कि बजट से पहले हलवा वितरण समारोह होता है। मैंने हलवा वितरण समारोह की तस्वीर देखी। हलवा वितरण समारोह में एक भी SC, ST, OBC अधिकारी मुझे नहीं दिखे। ये सुनते ही वित्त मंत्री ने अपना माथा पकड़ लिया। हो क्या रहा है सर? देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने सदन में अंबानी अंडानी का जिक्र किया। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को नियमों की जरा भी जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन की गरिमा गिरा दी है। राहुल गांधी की तरफ अंडानी और अंबानी का जिक्र किए जाने पर लोकसभा स्पीकर ने भी राहुल गांधी को टोक दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टोकते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने मुझे लिख कर दिया है कि जो भी इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेंगे। आपने लिख कर दिया है, क्या आप उसकी पालना नहीं करना चाहते? मैं नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा करूंगा कि वे सदन की नियमों और मर्यादा को बनाए रखें। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस सूची से NSA, अजीत डोभाल, अंबानी और अंडानी का नाम हटा लूंगा। राहुल गांधी के ऐसा कहते ही स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फिर से टोका। स्पीकर ने कहा, सदन की नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने फिर कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं सूची से तीनों का नाम निकाल देता हूं। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन में सदन के बाहर के सदस्यों का जिक्र नहीं किया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह अंडानी अंबानी का नाम नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं A1 A2 कहूंगा। राहुल गांधी ने कहा, उन्हें A1 A2 की रक्षा करनी है। वो ऊपर से आदेश आया है, मैं समझ सकता हूँ, ये लोकतंत्र है, वो डिफेंड कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अगर मंत्री A1 A2 को डिफेंड करते हैं तो मुझे खुशी है सर। इस पर संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए। किरण रिजिजू ने कहा कि जो परिस्थितियां बनी उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं व्यवस्था के लिए बोल रहा हूँ। मैंने स्पीकर से परमिशन लिया। मैं नियमों के तहत बोल रहा हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राहुल गांधी की करीबी सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की है। कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की झूठी खबर फैलाई है। कांग्रेस नेता ने अपने एडिटेड वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नमस्ते तक नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अच्छा तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों? कांग्रेसी सोशल मीडिया प्रमुख के ये ट्वीट करते ही कांग्रेसी नेता और पत्रकारों ने फर्जी वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जल्द ही उनका पर्दाफाश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। देखिए एडिटेड वीडियो और असली वीडियो। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के नमस्ते का एडिटेड वीडियो जारी कर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता के इस करतूत की सोशल मीडिया पर काफी फजीयत हो रही है। लोग कांग्रेस नेता को फर्जी वीडियो शेयर करने के लिए काफी बुरी तरह लताड़ भी रहे हैं। आप भी देखिए लोग किस तरह तंज कस रहे हैं। हार्दिक भावसार ने लिखा, मोदी योगी साथ थे और सदैव साथ रहेंगे। मोदी योगी उपयोगी गठबंधन वाली मोहब्बत की दुकान में अब सिर्फ झूठ और फेक चीजें ही परोसी जा रही है। ऋषि त्रिपाठी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, अरे इंडी गठबंधन वाले विरोधियों, आखिर कब तक झूठ और एडिटेड वीडियो का सहारा लेकर घटिया राजनीति करते रहोगे? आँख खोलकर देख लो ओरिजिनल वीडियो। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सभी हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं सुधीर मिश्रा ने भी सुप्रिया श्रीनेत पर करारा हमला बोलते हुए लिखा, एक रिपोस्ट मतलब एक जूता। गालीबाज आंटी के झूठ का पर्दाफाश। योगी जी ने मोदी जी को अभिवादन किया पर झूठ फैलाने वाले वीडियो काटकर पेश कर रहे हैं। मोदी जी मजबूती के साथ योगी जी के साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री बदलने तक का शोर सुनाई देने लगा था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है और वो ही यूपी के असली बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर साफ संकेत दे दिया है। दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने योगी सरकार की योजनाओं को सराहते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों को भी यूपी की नीतियों को अपनाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी अपने गैर जाट वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। राज्य में जल्द ही राज्यसभा की एक खाली सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए ऐसी चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी पंजाब से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर भाजपा एक और दांव खेलने जा रही है।
दरअसल रवनीत बिट्टू को भाजपा हरियाणा में सिख चेहरे के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पंजाब के सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा हरियाणा में सिख चेहरे के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। कांग्रेस के राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने बिट्टू को करीब 20,000 मतों के अंतर से चुनाव में हराया था। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू के लिए राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ने के लिए सीट ढूंढ ली है। रवनीत सिंह बिट्टू हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बन सकते हैं। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आनंदपुर साहिब और लुधियाना से 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके बिट्टू इस बार भाजपा के टिकट पर लुधियाना से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद बिट्टू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्री पद पर बने रहने के लिए बिट्टू का संसद में रहना जरूरी है और इसके लिए 6 महीने का वक्त होता है। अब हाल ही में हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है। बीजेपी इस सीट से बिट्टू को राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ा सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से लोकसभा चुनाव जीता है। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा सीट छोड़ दी है। चूंकि यह सीट खाली है इसलिए बीजेपी की नज़र इस पर है और चूंकि विधानसभा में बीजेपी के पास विधायकों की पूरी संख्या है इसलिए जीत भी पक्की कही जा सकती है। विपक्षी दलों में बिखराव के चलते इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। देश भर में चूंकि राज्यसभा की ज्यादा सीटें खाली नहीं हैं और हरियाणा चूंकि पंजाब से सटा राज्य है इसलिए रवनीत बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा भेजकर भाजपा न केवल उनका केंद्रीय मंत्री पद बरकरार रखना चाहेगी बल्कि हरियाणा में सिखों का भरोसा जीतने की भी कोशिश करेगी। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास विधायकों का संख्या बल नहीं है इसलिए वह अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। लेकिन कोई दावेदार यदि जजपा के 10 और इनेलो समेत विपक्ष के बाकी 3 उम्मीदवारों का समर्थन लेकर हमारे पास आ जाए तो हम उसको वोट देंगे। जय हिंद सेना के संयोजक नवीन जय हिंद ने सभी विपक्षी दलों से अनुरोध किया है कि वे उन्हें अपना साझा उम्मीदवार बनाए, लेकिन किसी ने अभी इसके लिए स्पष्ट रूप से हामी नहीं भरी है। विपक्षी दलों में बिखराव के चलते इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। भाजपा के पास हरियाणा के राज्यसभा के लिए वैसे तो उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा को सिख मतदाताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया उसे देखकर लग रहा है कि पंजाब के सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा भेजा जा सकता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चंद माह का वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। कांग्रेस धड़ों की तरफ से जारी बयानों की वजह से जहां गुटबाजी साफ नजर आती है, वहीं अब पद यात्रा से भी यह जग जाहिर हो रहा है कि प्रदेश के नेताओं ने अलग अलग राहें पकड़ी है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई गुटबाजी ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी है। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी प्रदेश में गुटबाजी रोकने में नाकाम है। यही वजह है कि हरियाणा में चुनाव से पहले लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा अलग अलग गुटों में बंटकर यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी सह पर कई और कांग्रेस नेता भी अपना अपना गुट बनाकर बैठे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में गुटबाजी से पार्टी नेतृत्व असमंजस में है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबको साथ लेकर चलने की चुनौती है। पार्टी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर मैदान में नहीं उतरती तो उसके लिए जीत की दहलीज तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा पहले ही अपनी चुनावी रणनीति के संकेत दे चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपने घर के झगड़े ही हल नहीं हुए हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो राज्य में पार्टी जीत सकती है, पर अभी जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है उससे परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे। पार्टी में गुटबाजी का फायदा भाजपा को मिल सकता है। ऐसे में पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना होगा और गुटबाजी से शक्ति से निपटना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किए बगैर केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़े। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहा है।
वहीं हुड्डा विरोधी गुट की दलील है कि सीएम उम्मीदवार घोषित करने से गैर जाट वोट खिसक सकता है। लोकसभा में कांग्रेस जाट और दलित वोट की बुनियाद पर 10 में से 5 सीट पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने रोहतक, हिसार और सोनीपत में जाट मतदाताओं की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया। दलित मतदाताओं के समर्थन से अंबाला और सिरसा सीट जीती। हाल ही में एक मीडिया चैनल से बातचीत में कुमारी सैलजा ने खुलकर अपनी राय रखी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। हुड्डा के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश के सवाल पर सैलजा ने कहा कि जो है वह सबको दिख रहा है, वह इंचार्ज है और इनका काम करने का अपना तरीका है। सैलजा ने कहा कि वह सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कहना चाहती, लेकिन सब कुछ सबके सामने है। इससे पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पद यात्रा की घोषणा की थी और इस पर सैलजा ने कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। बता दें कि यात्रा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम भी नजर आए थे। बता दें कि हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन जेजेपी ने भाजपा का साथ दिया था और सरकार बनाई थी। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी है। हालांकि पार्टी में फूट की आशंका भी सता रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। विपक्ष में तापमान बढ़ने वाला है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। योगी बाबा के प्रशंसक कहते हैं कि 2029 में लोकसभा का चुनाव भी योगी बाबा के नेतृत्व में होगा और प्रधानमंत्री योगी बाबा बनेंगे, वह भी डंके की चोट पर। देश की जनता मोदी के बाद योगी को ही देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मची है। लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री बदलने का शोर सुनाई देने लगा था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है और वो ही यूपी के असली बॉस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर साफ संकेत दिए हैं। दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने योगी सरकार की योजनाओं को सराहते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को भी यूपी की नीतियों को अपनाना चाहिए। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर कहा कि मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किसी भी तरह से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आने के कारण चल रही सियासी हलचल के बीच भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार की योजनाओं को देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहां लागू करना चाहिए। इससे पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि योगी सरकार और बीजेपी संगठन के बीच तनातनी का दौर खत्म हो गया है। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इसके साथ ही अब यह खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से खुश नहीं है। पिछले सप्ताह यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया था कि पार्टी यूपी में चेहरा बदलने के मूड में नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राज्य में सीएम को बदले जाने की कोई चर्चा या बात नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। उसके बाद संगठन में कई तरह की बातें सामने आने लगी और मुख्यमंत्री बदलने तक की अटकलें लगाई जाने लगी। योगी सरकार और संगठन के बीच खींचतान उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब 15 जुलाई को कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बयान अलग अलग आए। सीएम योगी ने कहा कि सबको एक साथ चलने की जरूरत है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है।
सीएम योगी ने चुनावी नतीजों के बाद बैकफुट पर नहीं आने की बात की तो मौर्य ने कहा संगठन था और हमेशा रहेगा। ऐसे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।